तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानना है, जो कि हिंदी विषय पर आधारित है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आज लेकर बैठा हूँ 2024 राजीव क्रिश्चियन बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण में जैसे कि तो दोस्तों आप सबको जैसा कि मालूम है कि बोर्ड एग्जाम 2024 काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। लगभग आपका बस सिर्फ 15 दिन आप लोग को शेष बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं राजीव क्रिश्चियन बैंक लेकर बैठा हूँ। आप लोग को इसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग को सबसे ज़्यादा हिंदी में परेशानी वही संस्कृत वाले खंड ख में आपको दिक्कत होती है। तो दोस्तों उसी पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम पहले सबसे पहले उसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलेगा वाराणसी। तो बच्चों देखो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, वाराणसी। तो अगर अगर आप यहाँ पर पहले क्या लिखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर दोस्तों अगर आप लोग ऐसा अगर यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न अगर आप उसका संदर्भ सहित अनुवाद करोगे तो आपको 5 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके पूरे एग्जाम में यही 5 अंक का संदर्भ सहित एक अनुवाद करने को आएगा। आपका ये 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप बस महत्वपूर्ण बस 2-3 टॉपिक यहाँ से आप चुनकर जाएंगे, आपका 5 नंबर यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा संस्कृत वाले आपके चैप्टर से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पहला वाराणसी। पहला जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर हमारा पहला गद्यांश जो दिया हुआ है इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयं विमल ससिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता अस्य घंटानां वालकृत्यं पक्तिधवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्याः घंटानां च शोभत विलुप्तुम् इयं बहु प्रशंसन्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग को यहाँ पर मालूम होगा, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है हम लोग को सिर्फ पहला तैयार करना है। सिर्फ हम लोग को पहला तैयार करके जाना है, इसका संदर्भ सहित सब कुछ आपको यहाँ से तैयार करके जाना है। तो दोस्तों जैसा कि संदर्भ में हमारा दिया हुआ होता है इसका पूरा 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 हम लोग को पूरा यहाँ पर दिया हुआ होता है। इसका पूरा हम लोग जो पढ़े अभी संस्कृत का पूरा अर्थ यहाँ पर संदर्भ में दिया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों संदर्भ में यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा क्या लिखा जाता है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। या इस अवतरण में संस्कृत वाराणसी के गंगा घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद अब यहाँ पर आप लोग को लिखना रहेगा। तो हिंदी अनुवाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। इसका जो अभी हम लोग पढ़े हैं अभी इसका हिंदी अनुवाद आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्राचीन यानी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती हैं और असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग का पहला यहाँ पर पहले पार्ट से सिर्फ आपको वाराणसी चैप्टर का सिर्फ यही पहला तैयार करके जाना है और कुछ नहीं आपको करना है। अगर आप पहला तैयार करके जाते हैं संस्कृत के पहले चैप्टर से आपका इसमें से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर से आपको वैसे 90% आएगा ही नहीं दूसरे चैप्टर से। फिर भी अगर आप लोग तैयार करना चाहते हो दूसरे चैप्टर से भी तो आप लोग सिर्फ यहाँ से दूसरे हेडिंग से आपको यहाँ से तैयार करके जाना है। दूसरे हेडिंग से मात्र आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालना है। चंद्रशेखर देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद
देशभक्त चंद्रशेखरा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे देशभक्ति मतलब देशवीर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यहाँ पर पूरा हमारा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है, इसलिए आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हम आप बात करते हैं तीसरे चैप्टर पे आपको क्या तैयार करना है। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं आपको जो जो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग वो तैयार करके जाओगे तो आपको 100% कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा चैप्टर होने वाला है भारतीय संस्कृति है। तो दोस्तों हमारा यहाँ से पहला भारतीय संस्कृति से यहाँ पर आपको मिलेगा मानव जीवनस से यहाँ पर आपको डॉट डॉट अस्माकम संस्कृत तक। तो दोस्तों यहाँ से हमको यहाँ से मिल जाएगा, फिर से वही आपको करना कुछ नहीं रहेगा, आपको यही चैप्टर का नाम याद रहेगा। अगर आपको चैप्टर का नाम याद रहेगा तो आप संदर्भ सहित व्याख्या आपका इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको संदर्भ में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति के परिचय देने के पूर्व संस्कृत का अर्थ बतलाया है। मतलब इनमें लेखक ने भारतीय संस्कृत के पूरा मूलभूत को यहाँ पर इसने व्याख्या किया है। तो दोस्तों हमारा इसका जो होने वाला है हिंदी अनुवाद, अगर आपको हिंदी अनुवाद याद रहेगा तभी आप उसका पूरा यहाँ पर आप उत्तर लिख पाओगे। तो दोस्तों आप लोग हिंदी अनुवाद जरूर तैयार करके जाइएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी पेपर को हल करने में। तो यहाँ पर आपका हिंदी अनुवाद यहाँ से शुरू होगा। आपका हिंदी अनुवाद यहाँ से मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृत कहलाता है। तो लेखक इसमें क्या कहना चाहता है कि मतलब मानव जीवन का संस्कार यानी आपका आदर्श संस्कार ही संस्कृत कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन जिन आचार विचारों का प्रदर्शन किया वही सब हमारी संस्कृति है। तो दोस्तों यहाँ से आपको सिर्फ यही मानव जीवन से लेकर अस्माकम संस्कृत तक आप तैयार करके जाइएगा, बस यही आप तैयार करके जाइएगा, तीसरे चैप्टर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चौथे चैप्टर से। तो चौथे चैप्टर से आपको क्या तैयार करके जाना है। चौथे चैप्टर से सिर्फ आपको यहाँ से हमारा चौथा चैप्टर आ गया, तो कुछ नहीं आपको चौथे चैप्टर से करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, चौथे चैप्टर से आपको सिर्फ यहाँ से दूसरे से तैयार करना है। इसका पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दोस्तों आपको पहले पर एफर्ट नहीं डालना है, तो आपको सिर्फ दूसरे से देखना है। तो यहाँ से दूसरे को आप सिर्फ यहाँ से तैयार करके जाते हैं। दूसरे चैप्टर से अगर आप तैयार करके जाते हैं अभिराजा सम्राट संतति, तो यहाँ से अगर आप तैयार करके जाते हैं तो दोस्तों आपका एकदम क्लियर यहाँ से भी हो जाएगा। या यहाँ से अगर आप वही जो संदर्भ यही जो पूर्वता मतलब काफ़ी बच्चे जो गलती करते हैं एग्जाम में लिखते समय, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो रट कर जाते हैं यहाँ पर वहाँ पर भी ऐसे पूर्वता लिख कर चले आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको संदर्भ सहित ऐसे करना है। प्रस्तुत संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृत नहीं, आपको यहाँ से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों आपको ऐसा यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से आपको सिर्फ अनुवाद यहाँ पे आपको अब अम्भिराजा हे सम्राट या यह वाचल मार डाले योग्य है। तो दोस्तों आप इसको एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा, मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों यहाँ से प्रबुद्धो ग्रामीणा, यहाँ पे मतलब पांचवा चैप्टर हमारा जो संस्कृत से होने वाला है, हिंदी के किताब से पांचवा जो संस्कृत चैप्टर होने वाला है प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो दोस्तों यहाँ से सिर्फ आपको पहला तैयार करके जाना है। पहला एकदा बहवा जना धूमयान रेल अवरुद्धा नगरम प्रतिगच्छन्ति अस्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ यही पहला तैयार करके जाना है। तो इसका भी मतलब जो संदर्भ रहेगा आपको जैसे सब में संदर्भ मैंने बताया, यहाँ पर भी इसका संदर्भ एकदम इजी रहेगा। तो दोस्तों आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, यहाँ से आपको संदर्भ लिखना है। इसका प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें ग्रामीणों की और नागरिकों की वर्णता का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका भी यहाँ से अगर यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, 5 नंबर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, लगभग 1%। तो दोस्तों 1% काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो आप लोग एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, बस 10-10 मिनट अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो आपका पूरा 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में
चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तो उनमें उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक, यानी कुछ शहर के लोग थे और कुछ गाँव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उनमें से एक नागरिक ग्रामीण से उपहास करते हुए कहा, तो मतलब दोस्तों इसमें से इसमें का चैप्टर का मतलब कि समरी क्या है आप लोग को मैं बता दूं। तो इसमें से मतलब एक नागरिक मतलब गांव का था, एक शहर का था। तो इसमें से मतलब शहर वाला नागरिक आपको मतलब गांव वाले नागरिक का उपहास मतलब मजाक उड़ाता है। तो इसी के विषय पर पूरा यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों मैंने जो जो आपको बताया यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया, यहाँ से वाराणसी में पहला आप तैयार करके जाइए वाराणसी चैप्टर से। और यहाँ से आपको यहाँ से देशभक्त है चंद्रशेखर से आप दूसरा तैयार करके जाइए। अगर आप पहला भी तैयार कर लेते हैं तो और अच्छी बात होगी आपको सॉल्व करने में, वहाँ पर उत्तर लिखने में। तो फिर यहाँ से आप पहला तैयार करके जाइए, फिर दूसरे चैप्टर में से दूसरा, फिर तीसरे चैप्टर में से आपको भारतीय संस्कृति में से तीसरे चैप्टर में से आपको पहला तैयार करके जाना है। तो फिर अब हम बात करते हैं यहाँ से चौथे चैप्टर पे। चौथे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना। चौथे चैप्टर में आपको वीरा वीरेण पूज्यते में से पहला आपको और दूसरा, अगर आप दूसरा भी तैयार करके जाते हैं और पहला भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब पांचवा आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा, आप इसमें से जितना तैयार करके जाएंगे वैसे जो 100% आता है प्रबुद्धो ग्रामीणा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ यहाँ से पांचवा चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तो आप लोग आसानी से इसे तैयार करके जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक नए टॉपिक पर अब बात करने वाला हूँ जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो जहाँ पर दिक्कत होती है लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं में। तो दोस्तों यहाँ पर लेखक का और ख मतलब छाठवा और छाठवा, इसका का और ख, लेखक और कवि का जीवन परिचय में। तो दोस्तों यहाँ पर यही दो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है कि यार कौन सा मतलब लेखक का जीवन परिचय याद करें और ना याद करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा एकदम यहाँ पर क्लियर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप फिर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय एवं रचनाएं में। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़्यादातर पूछा जाता है उसी पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे, उनकी रचनाएं और जीवन परिचय उनका पूरा लिखेंगे, उल्लेख करेंगे, तो यहाँ पर क्लियर स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको 5 नंबर यहाँ से 5 अंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से तैयार करके जाएंगे लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, तो 5 नंबर यहाँ पे आराम से आपको क्लियर एकदम मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेखक होता है जो हमारा आता है यहाँ से गद्य से आता है, वो सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाने वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हर बार जैसा कि पूछा ही जाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अक्सर मतलब कि अगर आपका 5 बार एग्जाम हुआ है यहाँ से आपका मैक्सिमम 4 बार ये पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लेखक हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनका आपको यहाँ से जीवन परिचय, काफ़ी ज़्यादा जो शॉर्ट में लिखने के तरीके ढूंढते रहते हैं स्टूडेंट, उनको ऐसा नहीं करना है। आपको स्मरणीय तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सीधे सीधे जैसे यहाँ पर लिखा है इसको आपको ऐसे लिखना है अपने शब्दों में। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को, पहले आपको हेडिंग डाल लेना है लिखते टाइम, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, मतलब अगोना इनका गांव है, बस्ती इनका जिला है, उत्तर प्रदेश मतलब अपना हो गया, स्टेट हो गया। तो इनका उत्तर प्रदेश मतलब वो है, स्टेट है। तो पिता का नाम इनका चंद्रबली शुक्ल है, इनके पिता का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल है। मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। इनकी रचनाएं चिंतामणि, 4 भाग, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। तो दोस्तों आपको इतना पहले जैसे इसमें लिखा हुआ है आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। दोस्तों मैंने भी दिया एग्जाम, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, आप लोग के साथ पूरा शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग यहाँ से पूरा ऐसे लिख लीजिएगा। तो आपको इसमें से एग्जामिनर सिर्फ आपका यही चेक करेगा, आपका फिर यहाँ पर जैसे आप पूरा लिखेंगे लॉन्ग टर्म में तो आपका वो नहीं चेक करेगा, सिर्फ आपका यही चेक करेगा। अगर आपका यही सही रहेगा उस वो पूरा आपको नंबर 5 अंक आपको दे देगा आंख मूंद कर। तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर जीवन परिचय डालना है। तो आप अगर फिर यहाँ पर जीवन परिचय में अगर आप मतलब कुछ लिखने में अगर भूल चूक भी हो जाती है तो आपको पूरा नंबर यहाँ से मिल ही जाएगा। तो आपको सिर्फ वही 4 जो मैंने यहाँ पर बताया है, सिर्फ आपको
यही तैयार करना है, सिर्फ आपका यही तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ आप कुछ भी मतलब इसी से रिलेटेड इनके जीवन परिचय से यहाँ कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा नंबर मिल ही जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनर यही देखता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो फिर इसका इसके बाद अगर आप जीवन परिचय लिख लेते फिर इनकी रचनाएं, फिर यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख लीजिए जैसे रचनाएं। फिर रचनाएं लिखने के बाद यहाँ पर आपको फिर निबंध लिखना है, क्या क्या ये निबंध लिखे थे। फिर आलोचना इनका लिखने के बाद पूरा यहाँ पर हेडिंग सहित आपको नीली और काली पेन का दोनों का यूज करना है। हेडिंग जहाँ पर रहेगा आपको काली पेन का यूज करना है, और जहाँ पर हेडिंग नहीं रहेगा नीली पेन का यूज आपको करना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और दूसरा नंबर पर जो आता है जयशंकर प्रसाद जी का। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको वहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया था कि 5 में से 4 बार पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जहाँ पर मैं ऐसा इसमें से भी 5 में मतलब 5 बार अगर एग्जाम हुआ है तो पाँचों बार जयशंकर प्रसाद जी का आना क्लियर ही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद जी का भी तैयार करके जाना है। फिर से आपको कुछ नहीं करना, फिर से आपका इनका जीवन परिचय डालना है हेडिंग। फिर आपको जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 30 जनवरी ना लिखकर 1889 ईस्वी भी लिख तो इनका जन्म, तो भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। मृत्यु मृत्यु अगर आप लिखोगे 1937 तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है 15 नवंबर 1937 आप उसको लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जन्म स्थान पूछा, यहाँ पर काशी है उनका जन्म स्थान। शिक्षा ये 8वीं तक बस पढ़े थे, और उसके बाद ये 8वीं तक सिर्फ पढ़े थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी रचनाएं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना मतलब इत्यादि, आंसू, झरना, लहर आदि थे। तो दोस्तों यहाँ पर इनका ऐसे आपको समरी में शॉर्ट में लिखना है, तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि इस लड़के ने सही लिखा होगा। जब वही क्या चेक करेगा आपके जीवन परिचय में, इनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा और जन्म स्थान और पिता का नाम। पिता का नाम। तो फिर आप यहाँ पर फिर से वही करेंगे जैसे मैंने पिछले अभी बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में। तो फिर आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर वही बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इतने इतने सन में हुआ था। सिर्फ आपको लिखने के बाद फिर यहाँ पर आ जाना है। लिखने के बाद आपको फिर से वही करना है। लिखने के बाद आपको सिर्फ करना क्या है, फिर से उनकी रचनाएं, नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, फिर लास्ट में निबंध संग्रह, फिर उसके बाद काव्य, आपका पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आप यही दो, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप मतलब यहाँ से आप तीसरे मतलब कि यहाँ पर लेखक का तैयार करके ना जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगर आप लोग यही दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी का, अगर आप यही सिर्फ अगर आप मतलब तैयार नहीं करना चाहते, अगर आप सिर्फ 2 ही तैयार करना चाहते हैं, आप 2 ही तैयार करके जाइए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये आ ही जाएगा 2 में से 1। अगर आप मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी अगर आप तैयार कर लेते तो ये तो और अच्छी बात होगी, आपके मतलब तैयार रहेगा। अगर इसमें से बाई चांस अगर नहीं भी आया तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर अब चर्चा करेंगे यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ मैंने जो बताया उसी पर आपको फोकस करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। अब यहाँ पर हम चर्चा क्या करेंगे, कवि। यहाँ से मतलब कि हम लोग वो मतलब लेखक का था, ये कवि का। तो दोस्तों यहाँ से आपको कवि का यहाँ पर देखना है, जीवन परिचय एवं रचनाएं। वो गद्य से था, ये पद्य से है। तो दोस्तों वो गद्य कवि थे, मतलब वो गद्य के लेखक थे, ये पद्य के कवि हैं। तो दोस्तों यहाँ से सिर्फ आपको जो जो मैं बताऊंगा यहाँ से सिर्फ आपको वही तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो मतलब आते हैं यहाँ पे कवि में मतलब लेखक जो हमारे कवि आते हैं जीवन परिचय, सबसे पहला मतलब जो हमारे कवि का जीवन परिचय है यहाँ पर दिया हुआ है सूरदास। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 5 अंक निर्धारित मिल ही जाएंगे, जो कि लगभग आपको अप्रॉक्स मतलब 1% के लमसम होता है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो है सूरदास जी का जो जीवन परिचय होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जो आपको मैं बताऊंगा सिर्फ आप उसी पर फोकस कीजिएगा, अदरवाइज किसी पर नहीं। तो सबसे पहले आपको सूरदास पर फोकस करना है, सूरदास जी पर। ये जो हमारे कवि है सूरदास जी, काफ़ी मतलब कि हमारे अच्छे कवि हैं, इन्होंने काफ़ी ढेर सारी रचनाएं की हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ से पहले जैसे हम पहले उसमें भी बताया था, यहाँ पर लेखक में भी वैसे सेम टू सेम आपको कवि में भी करना है। सबसे पहले इनका जन्म लिखना है आपको, जन्म 1478 ईस्वी, और मृत्यु लिखना है 1583 ईस्वी। जन्म स्थान रुनकता नामक ग्राम है इनका। पिता का नाम रामदास, और मतलब कि यहाँ पर इनके गुरु जो है वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य हैं। यहाँ पर इनकी रचनाएं दिया हुआ है आपको, रचनाएं सुर सागर, सुर सावली तथा साहित्य लहरी। आपको इस यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लिखने के बाद इनके सिर्फ जीवन परिचय पर आपको फिर फोकस करना है। दोस्तों अगर आप वहाँ पर वो उतना लिख लोगे तो एग्जामिनर वहाँ पर आँख मूंद को वहाँ पर आप एग्जामिनर आपका वहाँ पर आँख मूंद कर आपको 5 नंबर दे देगा।
तो यहाँ पर आपका जीवन परिचय यहाँ पर आपको फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। तो जैसा कि इनका जन्म, सूरदास का जन्म आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में बैसाखी सुदी पंचमी 5/19 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका मतलब ये जन्म से जन्मान थे, मतलब इसमें कई मतभेद है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा इनका पूरा जीवन परिचय, बस ज़्यादातर विशेष आप इसी पर ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है, फिर उसके बाद अदरवाइज पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो हमारे दूसरे कवि हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जहाँ से रहता है हमारे जो दूसरे कवि हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरे कवि जो हमारे हैं तुलसीदास जी हैं। हमारे जो दूसरे कवि हैं हमारे आचार्य तुलसीदास जी हैं। तो आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है। दोस्तों हमारे जो दूसरे कवि भी हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जाम में इनका भी आता ही आता है। तो यहाँ से सिर्फ वही आपको सिर्फ वही क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था, सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है। तो इनका भी जन्म लिखना है मतलब 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश। पिता का नाम, माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराव दुबे। गुरु नरहरिदास तथा शेष सनातन। पत्नी रत्नावली। रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनायक पत्रिका। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो फिर इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय इनका। तो यहाँ से फिर आपको जीवन परिचय पूरा लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय लिखने के बाद इनका रचनाएं लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आप तक। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से गद्य और पद्य में से जो जो मैंने बताया अभी, आप वही 4 जीवन परिचय, सिर्फ आपको 4 जीवन परिचय याद करके जाना है। तो दोस्तों मैं आशा के साथ 90% 95% मैं कह सकता हूँ अप्रॉक्स वही जीवन परिचय आपके एग्जाम में आएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राम नरेश त्रिपाठी, ये सब कुछ नहीं आता दोस्तों। आप मतलब कुछ यहाँ पर ये सब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है यहाँ पर हमारा होगा 5वां टॉपिक, खंड काव्य। तो दोस्तों इसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यार कि मतलब कौन सा तैयार करे, कौन सा ना तैयार करके जाए, कौन सा हमारे ज़िले का होने वाला है, कौन सा अदर ज़िले का है। तो दोस्तों आपको इसमें पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको उसी में मैं जाकर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ पर चले जाना है। तो दोस्तों आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा उसी चैप्टर का नाम है खंड काव्य। तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर मुक्ति दूत, यहाँ पर दोस्तों देखो यहाँ पर ये 3 नंबर का आता है। काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है यार, काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ 3 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मुक्ति दूत। यहाँ पर आप लोग देख लो कि यहाँ पर कौन कौन सा जिले का आएगा। बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिले के लिए निर्धारित है। दोस्तों ये जो मुक्ति दूत है हमारा, यहाँ पर मतलब मुक्ति दूत जो हमारा है मतलब खंड काव्य, ये सिर्फ इन्हीं मतलब जो गिने चुने जिले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। मतलब 6 जिले जो हैं उन्हीं के लिए ये निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों हम जैसे कि हमारा जिला जो है इलाहाबाद है, तो दोस्तों सिर्फ इलाहाबाद वालों के लिए, जैसे यहाँ पर जो ये बस्ती है, आगरा, ये सब इन सब मतलब बच्चों के लिए यहाँ पर ये निर्धारित किया गया है। ये सब उन्हीं मतलब बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है जो इन सब जिलों से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये सब मतलब कैसे तैयार करना है, आपको यहाँ पर दिया रहेगा प्रश्न, मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक हैं उनका आपको सचित्र मतलब आपको उनके बारे में जो जो नॉलेज है आप उनको यहाँ पर पूरा आपको बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ही प्रश्न नहीं, आपको यहाँ पर अथवा करके 3-4 पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक अथवा पूछा है, यहाँ पर एक अथवा, फिर यहाँ से एक अथवा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ लेंगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अब दूसरे टॉपिक पर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसी में यहाँ से आपको जिसे देख लो, यहाँ पर फिर एक खंड काव्य है ज्योति जवाहर। यहाँ पर आप लोग देख लो जो जो बच्चे कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, यहाँ पर रामपुर, गोंडा जिलों मतलब आदि ये सब जिलों के लिए निर्धारित है ज्योति जवाहर। तो यहाँ पर वो सभी बच्चे यही तैयार करके जाएंगे। यहाँ पर आप लोग यही तैयार करके जाएंगे। और जैसे यहाँ पर अग्र पूजा, अब यहाँ पर तीसरा जो हमारा टॉपिक है काव्य खंड से, यहाँ पर हमारा अग्र पूजा। अग्र पूजा दोस्तों देखो, अग्र पूजा जैसे मैंने बताया अभी मेरा मतलब जिला इलाहाबाद या प्रयागराज एक ही है, मतलब बात कर लो। यहाँ पर जैसे देखो राम बहोरी शुक्ल जी ने इसको मतलब अग्र पूजा को लिखा है। यहाँ पर पूरा उन्हीं के मतलब जरिए सब कुछ हुआ है। तो अग्र पूजा में देखो प्रयागराज के बच्चे, आजमगढ़ के, मथुरा जिले आदि के लिए सब निर्धारित किया गया है।
जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न एक, अगर पूजा खंड काव्य का कथनांक संक्षेप में वर्णन कीजिए या लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अग्र पूजा मतलब संक्षेप में जो जो आपको उसके बारे में नॉलेज है आपका पूरा पूरा उस पर मतलब कि आपको प्रकाश डालना है। यहाँ पर जैसे देखो वहां पर 3 दिया गया था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन अथवा में यहीं पर मतलब आपको सिर्फ यही प्रश्न है, आपको ये नहीं करना है कि मतलब इसका भी उत्तर लिखना है इसका। यहाँ पर या अथवा और या का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर जैसे आपको ये मतलब कि इसका जैसे आपको मैंने पढ़ के बताया, अगर पूजा खंड काव्य का कथनांक में संक्षेप में वर्णन कीजिए, या अगर पूजा खंड काव्य में किसी एक सर्ग की कथा वास्तु लिखिए, या अभी दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ यही सिर्फ करना है। तो यहाँ पर प्रथम तो दोस्तों अगर आप लोग तैयार किए रहोगे आसानी से ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि आधा परसेंट मतलब हाफ नंबर हाफ परसेंट के बराबर होता है। उत्तर यहाँ पर प्रथम सर्ग पूर्वभास, यहाँ पर मतलब पूरा आपको यहाँ पर यहाँ से मतलब पूरा आपके मतलब कि जैसे कि महाभारत से मतलब रिलेटेड पूरा यहाँ पर आपका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आप सब मतलब इस जिले से अगर हो तो आप लोग इसे तैयार करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों अभी जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है मेवाड़ मुकुट। तो दोस्तों ये जो मतलब कि यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर दिया हुआ है चौथा, तो जो यहाँ पर मेवाड़ मुकुट है गंगा रत्न पांडे द्वारा ये रचित है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा है मेवाड़ मुकुट, चौथा जो हमारा है मेवाड़ मुकुट, आप लोग यहाँ पर जो जो इस शहर से अगर बच्चे हैं तो आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर मतलब बहराइच, इन जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मेवाड़ मुकुट काव्यखंड का सारांश में अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा, तो आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट के, मतलब यहाँ पर आपको दिया रहेगा प्रथम सर्ग दिया रहेगा, मतलब प्रथम सर्ग ऐसे मतलब सब में दिया रहेगा, प्रथम सर्ग दिया रहेगा, द्वितीय सर्ग दिया रहेगा और तृतीय सर्ग दिया रहेगा, चतुर्थ सर्ग, मतलब ऐसे करके पूरा आपको यहाँ पर क्लियर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर जैसा कि आपको पांचवा दिख रहा होगा, पांचवा जय सुभाष, यहाँ पर दोस्तों जो मतलब कि यहाँ से इन इन मतलब जिलों से मतलब बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए दिया गया है। लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद मतलब बांदा, झांसी, हरदोई जिले आदि के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग को सब मतलब उसी प्रकार जैसा कि अब आगे दिया हुआ है सब आपको वैसे ही पूरा क्लियर करना है। यहाँ पर आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट में आपको जो भी टॉपिक मतलब पूछना है आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लो, जैसा कि आपको आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर बैठा हूँ राजीव प्रकाशन, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बैंक लेकर बैठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपको यही सिर्फ क्वेश्चन बैंक मैं एडवाइस करूंगा, आपको यहाँ से यही एक क्वेश्चन बैंक परचेस करना है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आपके सिर्फ आपके बुक से रिलेटेड रहता है। जो आपको यहाँ पर ये विद्या खरीदते हो आपको सिर्फ मतलब जो कटा रहता है आपका 30% वहाँ से भी आ जाता है। पर यहाँ पर अगर आप राजीव प्रकाशन मतलब क्वेश्चन बैंक आप खरीदते हो, यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरा देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर पूरा दिया रहेगा। तो 2024 के लिए आपको भी गुड लग है। तो दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे से एग्जाम करके आइएगा। 22 तारीख से आप लोग का एग्जाम चालू है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको फिर से एक बार मैं आपको दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।